हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ चूटन। और जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की है उसके आगे का आज हम रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मास्टर साहब ऐसी बातें कहते थे मुझे रोना आ जाता था, आंखें छलक जाती थी। मास्टर साहब की बातें सुनकर पूरी कक्षा हंसने लगती थी। लड़के इसी बात को लेकर तंग करते थे, अबे चूहे के सुअर खाता है। ऐसे क्षणों में मुझे वे तमाम त्यागी याद आने लगते थे जो रात के अंधेरे में छुप छुप कर सुअर का गोश्त खाने भंगी मोहल्ले में आते थे। मेरा मन करता था उन सब के नाम बता दूं जो लोग छुप छुप कर गोश्त खाने आते थे। वे भी दिन में सबके सामने छुआछूत बरतते थे। ऐसा ही एक नाम था तेजा तगा। कई लोग उससे कर्ज लेते थे। कर्जा देने से पहले वो सुअर का गोश्त और शराब मांगता था। भंगियों के घर का बना तेज मिर्च वाला खाना उसे बहुत पसंद था। एक बार मेरे पिताजी ने भी उससे कर्ज लिया था। उस रोज पिताजी ने उसे कच्ची शराब पिलाई थी, सुअर का गोश्त भी खिलाया था। सुअर की सांटें झिझोड़ते हुए उसका चेहरा छपरे कुत्ते जैसा दिखता था। नशे में सुर्ख आंखों से शैतानियत छलकती थी। उसके ब्याज की दर इतनी ज्यादा थी कि ब्याज देते देते जिंदगी बीत जाएगी, मूल ज्यों का त्यों बना रहेगा। भंगी मोहल्ले के ज्यादातर लोग कर्ज में डूबे हुए थे। इसी कारण वे किसी भी जाति का विरोध नहीं कर पाते थे। तमाम लोग खामोशी से सब कुछ सह जाते थे। मान सम्मान का कोई अर्थ ही नहीं था। कोई भी आता डरा धमकाकर चला जाता था। यह सब रोज का किस्सा था। जसबीर बागडोगरा से अचानक खाली हाथ लौट आया था। रुपए पैसे तो दूर, तन पर ढंग का कपड़ा भी नहीं था। तीर्थराम एंड कंपनी में इतने वर्षों काम करके भी उसके हाथ खाली थे। थक हार कर वह गांव में मेहनत मजदूरी करने लगा था। घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। इसी बीच जनेसर की शादी भी हो गई थी। शादी में तेजा तगा से फिर रुपए उधार लेने पड़े थे। जसबीर को मामा ने देहरादून बुला लिया था। वे नगर पालिका देहरादून में सफाई कर्मचारी थे। 8-10 ठिकाने थे जहां साफ सफाई का काम करते थे। एक ही बेटा था सुरजन। शुरू शुरू में जसबीर मामा का काम करता था, बाद में सर्वे ऑफ इंडिया में उसे पक्की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, फिर भी स्थिरता बन गई थी। एक बंधी बधाई आमदनी व्यक्ति को हौसला देती है, उसमें आत्मविश्वास पनपने लगता है। बरसात के दिन नरक से कम नहीं थे। गलियों में कीचड़ भर जाता था, जिससे आने आना जाना कठिन हो जाता था। कीचड़ में सुअरों की गंदगी भरी रहती थी, जो बारिश रुकने के बाद गंधियाने लगती थी। मक्खी मच्छर तो ऐसे पनपते थे जैसे टिड्डी दल। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता था। हाथ पैर गंदगी से भर जाते थे। पाँव में खराव हो जाते थे। पैर की उंगलियों के बीच की जगह लाल लाल चकत्ते उभर जाते थे। उन खराव में एक बार खुजली शुरू होती तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। महीनों रास्तों में कीचड़ और पानी भरा रहता था। पानी से निकलकर ही स्कूल जाना पड़ता था। हमारी बस्ती के इर्द गिर्द जोहड़ ज्यादा थे। उनका पानी गलियों में ही भर जाता था। बस्ती में एक कुआं था। चंदा इकट्ठा करके कुआं को पक्का बना लिया गया था। कुएं की जगत और मुंडेर काफी ऊंची थी, फिर भी बरसात के दिनों में कुएं के पानी में लंबे लंबे कीड़े हो जाते थे। उस पानी को पीना मजबूरी थी। तगाओं के कुएं से पानी लेना हमें अधिकार नहीं था। 1962 के साल में खूब बारिश हुई थी। बस्ती में सभी के घर कच्ची मिट्टी से बने थे। कई दिन की लगातार बारिश ने मिट्टी के घरों पर कहर बरपा दिया था। हमारा घर जगह जगह से टपकने लगा था। जहां टपकता वहीं एक खाली बर्तन रख देते थे। बर्तन में टन टन की आवाज आने लगती थी। ऐसी रातें जाग जाग कर काटनी पड़ती थी। हर वक्त एक डर बना रहता था, कब कोई दीवार धसक जाए। कभी 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 अचानक ही छत में कोई बड़ा सुराख हो जाता था, जिसे बंद करना कठिन होता था। कच्ची मिट्टी के मकानों की गीली छत और दीवार पर चढ़ना किसी खतरे से कम नहीं था। ऐसी ही एक मूसलाधार बारिश की रात में हमारे घर की छत में एक सुराख हो गया था। छत पर चढ़ने का काम मुझे सौंपा गया था, क्योंकि परिवार में सबसे कम वजन मेरा ही था। तेज बारिश अंधेरी रात में कुछ सूझ नहीं रहा था। पिताजी के कंधे पर पांव रखकर मैं छत पर चढ़ गया था। पिताजी नीचे खड़े मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। संभल के मुंशी जी, पैर जमा के, छत पर मत गिर जाना, दीवार की तरफ ही रहना। मेरे एक हाथ में बड़ा सा मिट्टी का ढेला था, दूसरे हाथ से सुराख को ढूंढ रहा था। पिताजी लगातार बोल रहे थे, मुंशी जी मिला गड्ढा। आखिर सुराख ढूंढने में मैं सफल हो गया। ढेला रखकर उसे बंद कर दिया था। सुराख बंद करके वापस लौटना मुश्किल हो गया था। तेज बारिश में आंखें खुल नहीं पा रही थी। पिताजी की आवाज का अंदाजा करके मैं धीरे धीरे वापस आ रहा था। अचानक पांव फिसल गया। झरभड़ को लगा
कि मैं हवा में हूँ, लेकिन उस अंधेरे में भी पिताजी की अनुभवी आंखों ने मुझे देख लिया था और मैं उनकी मजबूत पकड़ में आकर संभल गया था। मेरी चीख सुनकर माँ भी बाहर आ गई, लेकिन मुझे सुरक्षित देखकर आश्वस्त हो गई। मैं ठंड से काँप रहा था। मुझे कपड़े से पोंछकर माँ ने चूल्हे के पास बिठा दिया था। उस रात हमारी बैठक का एक हिस्सा गिर गया था। माँ और पिताजी एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। बस्ती में कई मकान गिर गए थे। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पिताजी ने बाहर निकलकर ऊंची आवाज़ में पूछा था, मामू सब ठीक तो है? उधर से मामू की आवाज़ भी उतनी ही जोर से आई, ठीक है, पिछवाड़े की कोठरी गिर गई है। सुबह होते ही बस्ती में भगदड़ मच गई। हर कोई सुरक्षित जगह की खोज में निकल पड़ा था। बारिश अभी भी जारी थी। बचे कुचे मकान किसी भी समय गिर सकते थे। पिताजी सुबह होते ही तगाव की तरफ चले गए थे। वे जल्दी ही वापस लौट आए थे। आते ही बोले, जल्दी करो, मामराज की बैठक खुलवा दी है। मैंने जल्दी जल्दी ज़रूरी चीज़ें समेट ली थी और हम लोग घर का सामान सिर पर रखे बारिश में भीगते हुए मामराज तगा की बैठक में आ गए थे। मामराज की बैठक बरसों से बंद पड़ी थी। उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था। दीवारों का प्लास्टर तक वो खड़ गया था, फिर भी वह पनाह सुरक्षित थी। मामराज तगा की बैठक में हमने अभी सामान रखा भी नहीं था कि हमारे पीछे पीछे 30-40 जन और आ गए थे। बाकी लोग कहीं दूसरी जगह चले गए थे। देखते ही देखते बैठक भर गई थी। चारों तरफ सामान ही सामान पड़ा था। खाने पकाने के बर्तन के साथ जरूरी भर की चीजें भी थी। बाकी सब वहीं छोड़ छाड़ कर आ गए थे। इतने लोग एक ही बैठक में समा गए थे। सबसे बड़ी समस्या थी चूल्हा जलाने की। ईंधन किसी के पास नहीं था। जो था वह बारिश में भीग गया था। तगाओं के घरों से उपले मांग मांग कर चूल्हे जलाए गए थे। बैठक में एक साथ 8-10 चूल्हे बन गए थे। चूल्हे क्या, बस 3 ईंटों को जोड़कर चूल्हा बन गया था। किसी किसी को ईंट भी नहीं मिली थी तो ढूंढ ढांढ कर पत्थर ही जुटा लिए थे। चूल्हों में उठते हुए धुएं ने बैठक का नक्शा ही बदल दिया था। उस धुएं में सांस लेना भी मुश्किल था। मर्दों की मंडली बैठक के बरामदे में जमी हुक्के गुड़गुड़ा रही थी। औरतें चूल्हे से जूझ रही थी। बच्चों की चीख पुकार ऐसी थी कि कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। सांझ होते ही बैठक में अंधेरा गहरा गया था। दिया किसी के पास भी नहीं था, ना ही कहीं कोई ढबरी या लालटेन थी। चूल्हों में जलती उपलों की आग अंधेरों से लड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। ऐसे वातावरण में आपसी रंजिश भूलकर बस्ती के लोग एक छत के नीचे ही आ गए थे। जिसके पास जो था उसे बांटकर खाना चाहते थे। उस रात माँ ने चने उबाले थे नमक डालकर। यही था रात का हमारा खाना। उस रात उन चनों में जो स्वाद था, जो संतुष्टि थी, वैसी संतुष्टि मुझे 5 सितारा होटल में खाने पे भी नहीं मिल सकती। उस रात किसी चूल्हे पर कोई सब्जी या दाल नहीं पकी थी। रोटी, प्याज और नमक, इससे आगे किसी के पास कुछ था भी नहीं। अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक कोई चूल्हा नहीं जला था। बरसात ने फाकों की नौबत पैदा कर दी थी। जीवन जैसे पंगु सा हो गया था। लोग गांव भर में घूम रहे थे। कहीं से कुछ चावल गेहूं मिल जाए तो चूल्हा जले। ऐसे दिनों में उधार भी नहीं मिलता। दर दर भटक कर कई लोग खाली हाथ आ गए थे। पिताजी भी खाली हाथ आ ही गए थे। उनके चेहरे पर बेबसी थी। सगुआ प्रधान ने अनाज देने की शर्त भी रख दी थी। अपने किसी लड़के को सालाना नौकर रख दो, बदले में जितना चाहे अनाज ले जाओ। पिताजी चुपचाप वापस आ गए थे। लेकिन माँ को मामराज तगा के घर से कुछ सेर चावल मिल गए थे, जिनसे थोड़ी राहत महसूस की थी हम सभी ने। कई रोज बाद भरपेट खाने का सिला बना था। माँ ने चावल उबालने के लिए चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया था। उसमें चावल तो कम थे, लेकिन पानी ऊपर तक भर दिया था। चावल उबलने की महक पूरी बैठक में भर गई थी। छोटे छोटे बच्चे ललचाई नजर से चूल्हे की ओर देख रहे थे। चावल उबल जाने पर पानी अलग कर दिया था। उस पानी में 2 हिस्से कर लिए थे माँ ने। एक हिस्से को छौंक कर दाल की तरह बना लिया था और दूसरे हिस्से में से सभी बच्चों को एक एक कटोरी चावल का पानी पीने को दे दिया था। इस उबले चावल के पानी को माड़ कहते थे। यह माड़ हम सबके लिए किसी दूध से कम नहीं था। जब भी चावल बनते थे हम खुश हो जाते थे। गरम गरम माड़ पीकर शरीर में स्फूर्ति आ जाती थी। बस्ती के पास जुलाहों के घर थे। शादी विवाह के मौके पर जब उनके घरों में दाल चावल बनते थे तो हमारी बस्ती के बच्चे बर्तन लेकर माड़ लेने दौड़ पड़ते थे। फेंक दिया जाने वाला माड़ हमारे लिए गाय के दूध से भी ज्यादा मूल्यवान था। कई बार जुलाहे डांट फटकार कर भगाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन बच्चे बेशर्म होकर खड़े ही रहते थे। माड़ पीने का लालच उन्हें डांट फटकार से ज्यादा प्रिय था। माड़ में नमक मिलाकर पीने से अच्छा लगता था।
यदि कभी कभार गुड़ मिल जाता था तो माड़ का स्वाद लजीज हो जाता था। माड़ पीने की यह आदत किसी शौक या फैशन की देन नहीं थी, अभाव और फाकों से बचने की मजबूरी थी। फेंक देने वाली चीज हमारी भूख मिटाने वाली थी। एक बार स्कूल में मास्टर साहब द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने लगभग रुआंसा होकर बताया था कि द्रोणाचार्य ने भूख से तड़पते अश्वत्थामा को आटा पानी में घोलकर पिलाया था दूध की जगह। द्रोण की गरीबी का दरुड़ नक्शा सुनकर पूरी कक्षा हाय हाय कर उठी थी। यह प्रसंग द्रोण की गरीबी को दर्शाने के लिए महाभारत कर व्यास ने रचा था। मैंने खड़ा होकर मास्टर से एक सवाल पूछ लेने की दृढ़ता की थी। अश्वत्थामा को तो दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया था, हमें चावल का माड़। फिर भी किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा? समूची कक्षा मेरा मुंह देखने लगी थी, जैसे मैंने कोई निरर्थक प्रश्न पूछ दिया हो। मास्टर साहब चीख उठे थे, घोर कलयुग आ गया है जो एक अछूत जबान जोरी कर रहा है। उस मास्टर ने मुझे मुर्गा भी बना दिया था। पढ़ाना छोड़कर बार बार मेरे चूड़े होने का उल्लेख कर रहे थे। उसने शीशम की एक लंबी सी छड़ी किसी लड़के को लाने का आदेश दिया था। चूड़े के, तू द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी करे है, ले तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूंगा। उसने मेरी पीठ पर सटाक सटाक छड़ी से महाकाव्य रच दिया था। वह महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। भूख और असहाय जीवन से घृणित क्षणों में सामंती सोच का वह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेशे रेशे पर अंकित है। अश्वत्थामा के प्रतिशोध की ज्वाला मैंने अनेक बार अपने भीतर महसूस की है, जो मेरी बेचैनी को बढ़ा देती है। बरसों बरस चावल के माड़ से बनी सब्जी खाकर अपने जीवन के अंधेरे तहखाने से बाहर आने का संघर्ष किया है। माड़ पी पी कर हमारे पेट फूल जाते थे, भूख मर जाती थी। यही गाय का दूध था हमारे लिए, यही था तो स्वादिष्ट भोजन भी, यही था दरुड़ जीवन जिसकी दग्धता में झुलस कर जिस्म का रंग बदल गया था। साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है, हमारे लिए बरसात के दिन किसी नरक के जीवन से कम न थे। हमने इसे साकार रूप में जीते जी भोगा था। ग्राम्य जीवन की यह दरुड़ व्यथा हिंदी के महाकवियों को छू भी नहीं सकी। कितनी विभत्स सच्चाई है यह। उस वर्ष बस्ती के ज्यादातर मकान गिर गए थे, जिन्हें खड़ा करने में महीनों लग गए थे। कोई अनुदान, कोई सहायता कभी उस बस्ती तक नहीं आई। बस अपने हाथ की शक्ति पर भरोसा था सभी को। टूटे फूटे घर फिर से खड़े हो गए। हर वर्ष यही कहानी दोहरा ली जाती थी। बरसात के थपेड़े रहे सहे मकान को भी जर्जर कर देते थे। मेरे परदादा का नाम जहरिया था। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था बुद्ध, जिसे सब बुद्धू कहते थे। छोटे का नाम था कुंदन। बुद्ध के भी 2 ही बेटे थे, बड़े शुगन चंद्र और दूसरे का नाम छोटन लाल, यानी मेरे पिताजी। सुगन की सिर्फ एक ही बेटी थी, जो रुड़की के पास पनियाले ब्याही थी। उनका पति घर जमाई बनकर रहता था। छोटन लाल के 5 लड़के, 2 लड़कियां थी। सबसे छोटी लड़की सोमती 2-3 साल की ही थी, तभी गुजर गई थी। सुखवेर सबसे बड़े पुत्र थे, उसके बाद जगदीश, उससे छोटे जसबीर, फिर जनेसर और उससे छोटा ओम प्रकाश, यानी मैं। भाइयों में सबसे छोटा, मुझसे छोटी माया। कुंदन के 2 पुत्र थे, मोलर, सोलर और श्यामलाल। 2 बेटियां थी। सबसे बड़ी का नाम था छोटी और सबसे छोटी श्यामो। पिताजी और ताऊजी अलग अलग रहते थे। एक बार पिताजी ने एक पुराने बक्से से निकालकर कोर्ट का कागज दिखाया था, जिसमें लिखा था कि नीम के पेड़ वाले मकान सुगन चंद वल्द बुद्ध ने छोटे लाल वल्द बुद्ध को बेचा। नीचे गवाहों के दस्तखत थे तथा सरकारी मोहर लगी थी, यानी जिस मकान में हम रहते थे वह पिताजी ने सुगन ताऊ से खरीदा था। फिर पिताजी के हिस्से का मकान कहाँ गया? यह सवाल बार बार मेरे मन में उठता था, लेकिन पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। माँ से पूछने पर पता चला कि जिस घर में ताई रहती थी वह पिताजी के हिस्से में आया था, लेकिन उस पर ताई जी ने कब्जा कर लिया था। माँ और ताई में इसी बात को लेकर हमेशा रंजिश रही। पिताजी और ताऊ जी की शक्लें परस्पर मिलती थी, एक सा कद, काठी, रंग, मूछे, यहाँ तक कि चलना भी एक जैसा था। दोनों परिवारों की अनबन के बावजूद पिताजी और ताऊ जी को कभी हमने लड़ते हुए नहीं देखा। माया की शादी में दोनों परिवार एक बार फिर मिल गए थे। इस मिलाप में मैंने काफी जद्दोजहद की थी। दोनों परिवारों का यह मेल सुखद था। छोटी बुआ जी चूड़ी वाले गांव में ब्याही थी। जब भी आती थी घर भरा भरा दिखता था। वे सबकी चहेती थी। पिताजी अपनी चचेरी बहनों पर जान झड़कते थे। फूफा जी और पिताजी में काफी घनिष्ठ रिश्ता था। पिताजी ने अपने चचेरे भाई बहनों को कभी अलग नहीं समझा।
छोटी बुआ जी की शादी का खर्च पिताजी ने ही किया था। बाद में श्यामो बुआ जी के गौने का खर्च भी पिताजी ने ही किया था। पिताजी के चचेरे भाई मोलड़ का देहांत भी आकस्मिक हो गया था। उस समय उनकी उम्र रही होगी 20-22 वर्ष। शादी हो चुकी थी। पूरे परिवार में वे ही थे जो थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान रखते थे। उनकी कुछ किताबें कपड़े में लिपटी बैठक के आले में पड़ी हुई थी। आला काफी ऊंचाई पर था। मैंने एक दिन किसी तरह आले से किताब निकाल ली थी। उनमें उर्दू और हिंदी की कथा कहानियों की पुस्तकें थी। मैंने उर्दू की किताबों को वापस रख दी थी, लेकिन हिंदी की पुस्तकें पढ़ डाली थी। एक दिन माँ को पता चल गया था। उन्होंने वो तमाम किताबें मुझसे छीनकर कहीं छुपा दी थी। बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिली। माँ को डर था चाचा का भूत कहीं मुझे सताने ना लगे। भूत प्रेत की छायाओं के प्रति पूरी बस्ती में अजीब सा माहौल था। जरा सी भी किसी की तबीयत खराब होती तो डॉक्टर की बजाय किसी भगत को बुला लाया जाता। भगत के शरीर में देवी देवता प्रकट हो जाने पर बीमार को दिखाया जाता था। अक्सर किसी भूत के प्रभाव का जिक्र करते भगत भूत पकड़ने की क्रियाएं करता था, जिसके बदले में देवी देवताओं पर सुअर, मुर्गे, बकरे और शराब चढ़ाई जाती थी। प्रत्येक के घर में उन देवताओं की पूजा होती थी। ये देवता हिंदू देवी देवताओं से अलग होते थे, जिनके नाम किसी पोथी पुराण में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन किसी भी ऐसे परिवार में चले जाइए जिनका संबंध इस बिरादरी से है, वहाँ इन देवी देवताओं की पूजा देखने को मिलेगी। जन्म हो या कोई शुभ कार्य, शादी विवाह या मृत्यु भोज, इन देवी देवताओं की पूजा बिना अधूरी है। इस छोटी सी उम्र में ही चाची विधवा हो गई थी। मैं उस समय काफी छोटा था। अब तो मुझे चाची का चेहरा भी याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि चाची बहुत सुंदर थी। सर्दी के दिन थे, सुबह का वक्त था। माँ, भाभी, चाची चूल्हे के पास बैठी हुई थी। मैं और माया भी उनके आसपास ही बैठे थे। चूल्हे में उपलों की आग सर्दी से बचाव के लिए उन दिनों हमारी खास जरूरत थी। पिताजी और बड़े भाई सुखवीर कहीं बाहर से लौट कर आए थे। उनमें कुछ खुसुर फुसुर सी हो रही थी। अचानक पिताजी गुस्से में उबल पड़े। आंगन में एक डंडा पड़ा हुआ था, उसे उठाकर उन्होंने चाची की पीठ पर जड़ दिया था। इस अचानक प्रहार से चाची दोहरी हो गई थी। उनके मुंह से भयानक चीख निकली। वह माँ से लिपट गई थी। मुझे बचा लो, चिल्ला रही थी। पिताजी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। बड़े भाई सुखबीर ने उनके हाथ से डंडा छीन लिया था। पिताजी को खींचकर बाहर ले गए थे। हो हल्ला सुनकर अड़ोस पड़ोस की औरतें छतों और दीवारों से उचक उचक कर झांकने लगी थी। सोचने समझने लायक मेरी उम्र उस समय थी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिसने पूरे परिवार को हिला दिया था। उस दिन चाची को उनके मायके भेज दिया गया था। चाची को बसेड़े तक छोड़ने पिताजी खुद गए थे। चाची बसेड़े की ही रहने वाली थी, इसलिए उसे सब बसेड़ो कहते थे। उसके बाद हमारे घर में चाची की चर्चा तक प्रतिबंध लग गया था। जो कुछ घटा उसने मेरे मन में एक दहशत बैठा दी थी। अपने चचेरे भाई बहनों से प्यार करने वाले पिताजी की क्रूर छवि मेरे मन में बैठ गई थी। कुछ दिन बाद ही माँ ने श्यामलाल चाचा के लिए रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरे ननिहाल खजूरी के पास गराहू गांव है। दोनों के बीच हिंडन नदी है। गराहू में माँ के रिश्ते के भाई रहते थे। उनकी लड़की राम कटोरी थी। माँ ने 1 महीने के भीतर भीतर शादी कर दी थी चाचा की। राम कटोरी के आ जाने से बसेड़ों का दंश भूल गए थे। श्यामलाल चाचा अब भी दिन रात काम में लगे रहते थे। इसी बीच फिर एक हादसा हो गया। अचानक श्यामलाल चाचा कहीं गायब हो गए थे। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले थे। माँ ने राम कटोरी से बहुत पूछताछ की, कुछ तो कह के गया होगा, लेकिन राम कटोरी के पास कोई उत्तर नहीं था। कई महीनों बाद श्यामलाल चाचा अचानक आ गए थे, वह भी रात के धुंधले में। आते ही सोलर चाचा पर चाकू से हमला किया था। सोलर चाचा तो हमले से बच गए थे, लेकिन पिताजी ने श्यामलाल चाचा को दबोच लिया था और उनके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए थे। राम कटोरी माँ के पास दुबक कर बैठी हुई थी। वह बेहद डरी हुई थी। चाचा जमीन पर बंधे हुए पड़े हुए थे। चाचा माँ को पुकार रहे थे, भाभी मुझे छुड़ा दो, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। माँ ने पिताजी के मना करने के बावजूद चाचा की रस्सी खोल दी थी। श्यामलाल चाचा चले गए थे, फिर कभी लौट कर नहीं आए। इस घटना से पिताजी दुखी हुए थे। श्यामलाल चाचा को वे रोकना चाहते थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। किसी बात से जी दुखा था तो मैंने कहा होता, यूं छुरेबाजी पे क्यों उतरा। लेकिन चाचा भी जिद का पक्का निकले, लौटकर मुंह नहीं दिखाया कभी। कुछ ही दिन बाद राम कटोरी ने सोलहड़ का हाथ थाम लिया था। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच खिंचाव आ गया था, जैसे स्नेह के तमाम सूत्र टूट कर बिखर गए हों। राम कटोरी के लिए अब
पहले जैसा नहीं रह गया था। पिताजी जब तक बैठक में दिखाई पड़ते थे वह हमारे घर नहीं आती थी। हमारा भी उनके घर आना जाना कम हो गया था। बाय बाय। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।